नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल में घाटियाँ, ये जो घाटी होती है इसके बारे में जानकारी लेंगे कि घाटियाँ क्या होती हैं। तो हम आपको पहले बता दें, घाटियाँ और दर्रे दोनों से तुलना हम एक जैसे कर सकते हैं, परंतु जो दर्रे होते हैं वो संकीर्ण होते हैं, अर्थात वो दो पहाड़ों के बीच में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और बीच से दर्रे क्या होते हैं, वो मार्ग के रूप में होते हैं, बहुत संकीर्ण होते हैं, अर्थात इनका जो क्षेत्र होता है वो बहुत पतला होता है। लेकिन जो घाटियाँ होती हैं ये नदियों द्वारा भी निर्मित हो सकती हैं। तो नदियों द्वारा भी निर्मित हो सकती हैं, पठारों द्वारा भी निर्मित हो सकती हैं, और मैदानों में भी घाटियों का निर्माण हो सकता है। ये अवतलित स्थल होते हैं। ठीक, अवतलित स्थल कैसे स्थल होते हैं? अवतलित, अर्थात ये समतल नहीं होते, भूभाग उठा हुआ होता है। और इस प्रकार से मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है और इधर से भी हिमाकृति या बर्फ जमा हुआ है, लेकिन बीच के भाग जो हैं बहुत ज़्यादा जो है ऊबड़ खाबड़ या कुछ उठे हुए क्षेत्र मिलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम घाटी बोलते हैं। और घाटियाँ अधिकांशतः जैव विविधता के क्षेत्र से धनी होती हैं। धनी क्यों होती हैं? क्योंकि ये संकीर्ण होती नहीं है, क्योंकि संकीर्ण जैव विविधता के क्षेत्र से कोई दृश्य तभी धनी होता है जब वहाँ क्षेत्र ज़्यादा हो प्लस जीव जंतुओं की संख्या भी ज़्यादा हो। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर क्षेत्र बहुत कम होगा तो वनस्पतियों की संख्या क्या होगी? वहाँ बहुत कम होगी। लेकिन जब क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा होगा तभी वहाँ वनस्पतियों की संख्या ज़्यादा होगी। अब इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि दर्रे और घाटियों में अंतर क्या है। तो दर्रे बहुत जो है संकीर्ण होते हैं, लेकिन घाटियाँ लंबी चौड़ी होती हैं। और दर्रों का निर्माण दो पहाड़ों के बीच में केवल होता है, जहाँ से रास्ता गुजरता है उसे दर्रा बोलते हैं। लेकिन घाटियाँ समतल क्षेत्रों में भी हो सकती हैं, लेकिन वह स्थल कैसा होना चाहिए? वो स्थल इस तरह से होना चाहिए, अर्थात उठा हुआ क्षेत्र होना चाहिए और धंसा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। तो ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है ये घाटियों के रूप में जाना जाता है, और ये जैव विविधता की दृष्टि से धनी होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए ये पहाड़ बने हुए हैं, ये नदियाँ हैं। तो ये जो नदियाँ हैं, तो ये नदियाँ पहाड़ों के बीच से बहती हैं। तो बहती हैं तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है साइड से, तो यहाँ भी घाटियों का निर्माण हो सकता है। ठीक, घाटियों का निर्माण हो सकता है। इधर भी आपको उठे हुए क्षेत्र मिल सकते हैं इस तरह से। तो वह उठे हुए क्षेत्र, या तो नदियाँ पहले वहाँ बहती थी, अब नदियाँ कहीं और चली गई। आप अक्सर करके देखेंगे जहाँ नदी का क्षेत्र रहता है वहाँ समतल क्षेत्र होता है, लेकिन नदियाँ क्या होता है, थोड़ा स्थल से खड्ड के रूप में ही बहती हैं, अर्थात जमीन पर एकदम बराबर बहती नहीं है। तो नदियाँ अचानक जब उसमें बाढ़ का पानी आता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, मार्ग बदल लेती हैं। तो मार्ग बदल लेती हैं अर्थात जो पहले मार्ग था उसको छोड़ देती हैं। तो कुछ क्षेत्रों में किसका निर्माण हो सकता है? घाटियों का निर्माण हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो है अवतलित स्थल ही होते हैं, समतल स्थल नहीं होते हैं। कैसे स्थल होते हैं? अवतलित स्थल होते हैं। तो भारत में कुछ घाटियाँ हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ की विशेषताएँ हैं तो उसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे, इधर घाटियों का निर्माण अवतलित स्थलों से ही होता है। अब हम देखेंगे राज्यों में, किस राज्यों में घाटियाँ अधिकांशतः हैं। वैसे भारत में घाटियों की अधिकांश संख्या पहाड़ी क्षेत्रों या पर्वतीय क्षेत्रों में ही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, और कहीं बर्फ जमा हुआ होता है तो कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं पठार होते हैं, और उनके क्षेत्र में क्या होता है? घाटियाँ होती हैं। ठीक, अब हम देखेंगे जो है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में ये मूर्खा घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और कश्मीर घाटी हम देख रहे हैं, कश्मीर घाटी। तो जो कश्मीर घाटी और नुब्रा घाटी और सुरु घाटी, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और ये जो कश्मीर घाटी है ये करेवा मिट्टी, अब यहाँ आप समझ सकते हैं, अगर घाटी इतनी छोटी होती तो हम मिट्टी का जमाव कैसे होता। तो यहाँ करेवा मिट्टी पाई जाती है।
करेवा मिट्टी क्या होती है, ये नदियों द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों को छोड़ करके नदी फिर क्या होती है, अपना मार्ग बदल लेती है और अवसादों को वहीं छोड़ देती है। तो जिससे इस करेवा मिट्टी में अर्थात कश्मीर घाटी में आप देखेंगे तो काजू, बादाम, इस प्रकार से अनेक किस्म की खेती की जाती है। यहाँ पर कहाँ पर, कश्मीर घाटी में। कौन सी मिट्टी है वहाँ, करेवा मिट्टी है। ठीक, अब आप समझ गए घाटी लंबी चौड़ी ही होती है। आगे अब हम देखेंगे फूलों की घाटी। ये जो फूलों की घाटी है ये भी जैव विविधता की दृष्टि धनी है। कहाँ पर है, हम देखेंगे उत्तराखंड में। तो ये जो उत्तराखंड में है ये सब घाटियाँ कहाँ की हैं, उत्तराखंड की हैं। फूलों की घाटी जैव विविधता की दृष्टि धनी है। प्लस सोर घाटी, धर्मा घाटी, दून घाटी, जिसे आप देहरादून के नाम से भी जानते हैं, और देहरादून में ही क्या है, दून घाटी है। फिर जोहार घाटी, ये घाटियाँ कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड में हो गया और ये आपका जम्मू और कश्मीर में हो गया। अब हम इधर देखेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो सबसे अधिक घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में ही हैं। इसके लिए एक हम ट्रिक आपको बनाए हैं, आप चाहें तो ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं या किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे साथ नोट बनाते रहिए। हम आप लोगों को बार बार कहते हैं अभ्यास कीजिए, बार बार जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको एक बार दो बार आप देखिए, फिर देखिए अपने आप कैसे तैयार हो जाएगा। अब फिर आप तो जो है कोई भी ऐसी मंजिल नहीं जिसे आप पा नहीं सकते, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि शिक्षा का क्षेत्र है तो शिक्षा का, अर्थात कहने का तात्पर्य है आप जिस भी काम में रहिए उसको बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत सही से कीजिए। स्वयं एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने आप को मानते हुए उन कार्यों को अच्छे ढंग से कीजिए। तो आप सूत्र से चाहें तो सूत्र से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप सूत्र, पापा की सास, पापा की सास। आपको हंसी लगेगा सूत्र पढ़ते हुए, पापा की सास चमकीला कगना, चमकीला कगना। तो यदि हम पापा की सास चमकीला कगना, तो अगर इस तरह से हम पढ़ लेते हैं तो जो भी हिमाचल प्रदेश में क्या है घाटियां हैं वो हमको पूरा याद हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और, जब तक आपको घाटी का नाम पता नहीं होगा तो आप एक वर्ण से नहीं जान पाएंगे। इसलिए घाटियों के नाम को भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि फला नाम की घाटी है, लेकिन कहाँ है। यदि इसको जानना चाहेंगे आप तो सूत्र से समझ सकते हैं, लेकिन घाटियों के नाम से भी आपको परिचित होना पड़ेगा। ठीक, तो पा से पांगी घाटी, फिर पा से पार्वती घाटी। पा से दो घाटियाँ, पांगी घाटी और पार्वती घाटी। की से किन्नौर घाटी, सा से सांगला घाटी, स से स्फीत घाटी या सपीत घाटी, स्फीत घाटी ही पढ़ेंगे उसको, लेकिन यहाँ स लगा दिया गया समझने के लिए। ताबो मठ, बौद्ध धर्म से संबंधित ताबो मठ या जिसे टेबो मठ भी कहते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ये, स्फीत घाटी में ही स्थित है। और इसका निर्माण 996 ईस्वी में, 996 ईस्वी में किया गया था, जो समुद्र तल से 350 मीटर ऊंचा। याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई कहाँ से की जाती है, समुद्र तल से की जाती है। और भारत में वह स्थल चेन्नई से लिया जाता है, तमिलनाडु में चेन्नई से लिया जाता है। तो स्थल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, समुद्र तल से ही मापी जाती है। तो ये 350 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। टेबो मठ या ताबो मठ कहाँ पर है, स्पीति घाटी, जम्मू का, अरे हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब आपको हिमाचल प्रदेश ताबो मठ ठीक याद भी हो गया। बौद्ध धर्म से संबंधित ताबो मठ कहाँ स्थित है, स्फीत घाटी, हिमाचल प्रदेश में। आगे फिर देखेंगे चुंबी घाटी, मालना घाटी, कुल्लू घाटी, अब फिर लाहुल घाटी, ला से लाहुल घाटी, फिर कंगना, कंगना से कांगड़ा घाटी। तो ये कांगड़ा घाटी धर्मशाला पर्यटन स्थल, कभी कभी आप सुनते होंगे हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट स्टेडियम भी है। कहाँ पर है, धर्मशाला पर, धर्मशाला में है। और धर्मशाला पर्यटन स्थल कहाँ पर है, ये कांगड़ा घाटी में ही धर्मशाला पर्यटन स्थल है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो घाटियाँ होती हैं ये लंबी चौड़ी होती हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर्यटन स्थल भी है। और यहाँ जो नेवरा घाटी पश्चिम बंगाल में है, इसको राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया है। तो अर्थात छोटा तो होगा नहीं, किसकी तरह, दर्रों की तरह, अर्थात ये लंबा चौड़ा होता है और अवतलित स्थल होता है। फिर हम देखेंगे असम में सुरमा घाटी। सुरमा घाटी कहाँ पर है, सुरमा घाटी असम में है, याद रखिएगा। असम में सुरमा नदी बहती है, तो सुरमा नदी के नाम पर जो आपका डिब्रूगढ़ असम में तेल खनन क्षेत्र है वो कहाँ है, यहीं पर है, याद रखिएगा। सुरमा घाटी के पास ही जो डिब्रूगढ़ असम में तेल खनन क्षेत्र है वो यहीं पर है। कहाँ पर है, सुरमा घाटी असम में। फिर हम देखेंगे इधर नागालैंड, जूकू घाटी, नागालैंड में जूकू घाटी। फिर
मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोई घाटियाँ नहीं। तो इधर हम देखेंगे सिक्किम में, सिक्किम में यूथांग घाटी, यूथांग घाटी है, ये हॉट स्प्रिंग क्षेत्र, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र का तात्पर्य होता है बहुत ही तप्त स्थल, अर्थात बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र, बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र, अर्थात जहाँ जैव विविधता की दृष्टि से धनी हो लेकिन वहाँ कमी भी महसूस हो रही हो। और दूसरी चीज़, यहाँ जो है बहुत प्रकार के या कई प्रकार के लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नीले सभी प्रकार के फूलों का ढेर है, इसलिए कभी कभी व्यवहार में फूलों की घाटी भी कह दिया जाता है। वैसे तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन यदि सिक्किम में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा यूथांग घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। किस, कहाँ पर? सिक्किम में। और ये यहाँ रेडोडेड्रान, कौन सी वनस्पतियाँ? रोडोडेड्रान झाड़ियाँ अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं और अन्य कई प्रकार की वनस्पतियों का भी वहाँ ढेर है और ये पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा है। ठीक, कहाँ पर है ये? सिक्किम में यूथांग घाटी। तो आप इसको देख चुके। पश्चिम बंगाल में नेओरा घाटी राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी। फिर नीचे तमिलनाडु में कंबम घाटी, तमिलनाडु में कंबम घाटी। फिर आएंगे हम नीचे केरल, केरल में शांत घाटी। याद रखिएगा शांत घाटी है ये नीलगिरी पहाड़ियाँ, जो नीलगिरी पहाड़ी है ये 3 राज्यों, यहां पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक 3 राज्यों की सीमाओं पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसी नीलगिरी पहाड़ी पर शांत घाटी स्थित है और ये बहुत ही जैव विविधता की दृष्टि से धनी क्षेत्र है। ठीक, तो 3 घाटियां तो आपका बहुत महत्वपूर्ण है। शांत घाटी केरल, फूलों की घाटी उत्तराखंड और सुरमा घाटी असम। याद रखिएगा, वैसे सभी घाटियां महत्वपूर्ण हैं, आपको सभी घाटियां पढ़ना है क्योंकि छोटी से लेके बड़ी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहते हैं। वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और यदि आप बड़ी परीक्षा सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें भी मिलान करने के लिए याद रखिएगा 4-5 उसमें क्या करता है 4-5 घाटियों को इसमें दे देता है और राज्यों का क्रम लगाने के लिए कि क्रम से किस राज्य में ये स्थित हैं। तो अगर आपको ये पता है कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है तो हम चाहे वो वनडे एग्जाम में हो या बड़ी परीक्षाओं में हो आसानी से उसको हम हल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी घाटियाँ और आप नोट बनाते रहिए, अभ्यास करते रहिए और आपसे कहेंगे हम कि आप जो है जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं उसको तो भूगोल की तरह से पढ़िए, इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप इतिहास की तरह से पढ़िए। अर्थात भूगोल का पढ़ने का मतलब ये है कि भूगोल में आप जब भी पढ़िए आप अगर वो मैप का चैप्टर है तो आप मैप बनाने से मत चूकिए, क्योंकि अगर आप बार बार मैप बनाएंगे तो पहली बार आपको राज्य दिखने लगेगा, कौन से राज्य कहाँ स्थित हैं, लंबाई चौड़ाई समुद्री सीमाओं से लगे हुए हैं कि नहीं है। दूसरी चीज़ उन क्षेत्रों के बारे में आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। ठीक, तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप यदि भूगोल पढ़ रहे हैं तो मैप बना करके पढ़िए। तो आप हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट को आप कंप्लीट पाएंगे, पूरा मिलेगा आपको। तो आपको कोई भी चैप्टर देखना हो तो आप हमारे चैनल पर जा करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।